एंड में आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना सीख चुके हैं अभी तक। आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट में डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास कंप्लीट हो गया पहला। दूसरा पॉइंट फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने डिटेल में बैलेंसी फैक्टर कंप्लीट किया। आज हम तीसरा पॉइंट कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या का पता करना होगा हमें, ठीक है। इसके लिए बेटा आपको क्या है, एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है सिंपल सा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर W अपॉन E। W मतलब गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। W इज द गिवन वेट इन ग्राम और E इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया है बेटा। आप सभी जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर। इसको आप इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आ गया ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ये पहला ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर E का वैल्यू रख दिया, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। जो अपॉन में वैलेंसी फैक्टर बेटा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्लियर, वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई में चला गया। दूसरा फॉर्मूला आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का ये हो गया। अब इसी से आपको पता है W अपॉन M क्या होता है बेटा, सबको पता है। W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को बोलते हैं आप नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। यहाँ मोलों की संख्या आ जाएगा और क्या बन चुका है अब आपके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोलों की संख्या इंटू वैलेंसी फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट्स का नंबर कैलकुलेट करने का ये तीसरा फॉर्मूला हुआ। बात क्लियर बेटा, कौन सा फॉर्मूला हुआ, थर्ड फॉर्मूला हुआ। अब हम बात करेंगे इसी में ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स बताया था। कंसंट्रेशन टर्म्स जो है आपके 12th वाले लेक्चर में चल रहा था। 12th के सॉल्यूशन चैप्टर का स्टार्टिंग में 10 लेक्चर आपके कंसंट्रेशन टर्म्स के हैं। उनमें बताया था कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये बेटा ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का नेक्स्ट फॉर्मूला, इसको रीअरेंज कर दो, वॉल्यूम को इधर लाओ तो क्या बन गया, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला ये बन गया है, समझ में आ गई बेटा। एक और क्या है इसी में, लीटर की जगह ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml हो तो 1000 से डिवाइड कर लेना, तो वापस लीटर में बदल जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का ये चौथा फार्मूला और ये पांचवा फार्मूला। अब इसके क्वेश्चन से देखिए बेटा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन द फॉलोइंग अमाउंट्स। निम्नलिखित मात्राओं में ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला जो है ए ऑप्शन या ए क्वेश्चन, उसमें बताया मान लो 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्वेश्चन नंबर बी में आपको बताया गया है 4.9 ग्राम H3PO4। क्वेश्चन नंबर सी में आपको बताया गया है 2 मोल H2SO4। क्वेश्चन नंबर डी में बताया गया है 3 मोल H3PO4।
क्वेश्चन नंबर ई में आपको बताया गया है 2 नॉर्मल 50 ml H2SO4। क्वेश्चन नंबर एफ में आपको बताया 3 नॉर्मल 2 लीटर H3PO4। इस टाइप से इन सभी में आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या बताना है। ठीक है बेटा, जैसे ही हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो हम फिर इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाना भी सीख जाएंगे। इक्विवेलेंट कंसेप्ट अभी आने वाला है थोड़ी देर में। तो देखिए बेटा, पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। 4.9 ग्राम H2SO4 में कितना ग्राम तुल्यांक होगा? सॉल्यूशन के लिए हमने एक ही बात आपको बोली है कि आपको ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू W/E, ये आपको फॉर्मूला याद करने की बोला हुआ है। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू W/E। अब इसमें एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू W कितना दिया है बेटा? वेट ऑफ द सब्सटेंस इन द फर्स्ट क्वेश्चन 4.9 ग्राम, तो उसको लिख लो 4.9 ग्राम। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना है? अभी अभी बताया था इक्विवेलेंट मास के लिए क्या फॉर्मूला था? E इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का बेटा? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 और वैलेंसी फैक्टर कितना? 2, 98/2। ये आ गया बेटा 4.9 अपॉन 49, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर बी में दिया 4.9 ग्राम H3PO4, बी 4.9 ग्राम H3PO4 में ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? E इक्वल टू W/E। W दिया है 4.9 अपॉन E कितना है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 3 × 1 + 31 + 4 × 16, ये भी 98 आ गया। बहुत बढ़िया। ये 98 अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ H3PO4 का कितना है? वैलेंसी फैक्टर ऑफ H3PO4 में कितने H प्लस है? 3, 3 आ गया बेटा। तो 98 अपॉन 3, इसको इधर ले गए। 4.9 अपॉन 98 इंटू 3, इसका पॉइंट हटा दिया। 49 अपॉन 98 इंटू 10, पॉइंट हटाते 10 लग गया। 2 बार कैंसिल हो गया बेटा, 2 बार। अब सॉल्व किया तो 0.3 अपॉन 2, 0.15 ग्राम इक्विवेलेंट। सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ये बोल रहा है बेटा, ये भी हो गया सॉल्व। ये ए हो गया, बी हो गया, सी। 2 मोल ऑफ द H2SO4। क्वेश्चन नंबर सी, एक फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये वाला भी फॉर्मूला आपको याद करना है, इजीली समझ में आ गया। ग्राम इक्विवेलेंट्स का नंबर इक्वल टू दिए गए मोल 2, वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 2, 2 2 जा 4 ग्राम इक्विवेलेंट। क्योंकि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है बेटा? 2 होता है। मोल्स रख दिए, वैलेंसी फैक्टर रख दिए, ये क्वेश्चन बन गया। देखो बेटा, क्वेश्चन 2 मोल रख दिए, 2 वैलेंसी फैक्टर रख दिया, और डी ऑप्शन दे दिए। क्वेश्चन बनाइए बेटा, 3 मोल ऑफ H3PO4, 3 मोल ऑफ H3PO4 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोल कितना है? 3, वैलेंसी फैक्टर कितना? 3, 9 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका भी आंसर हो गया बेटा। डी के बाद ई। ई बताइए क्या है क्वेश्चन। ई में देखें आप, 2 नॉर्मल 50 ml H2SO4, 2 नॉर्मल 50 ml
H2SO4। यहाँ थोड़ा जानने योग्य बात यह है बेटा कि मैंने बताया था बैलेंसी फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। इन लीटर है तो कोई दिक्कत नहीं, इन ml है तो क्या करते थे, सिर्फ ml में लिखते थे, इन ml अपॉन 1000 लिख देते हैं बेटा। सिंपल सा वैल्यू रख दो, टू नॉर्मल की जगह 250 ml अपॉन 1000, तो 100 अपॉन 1000 मतलब 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आपका EF, ई के बाद F आता है। F में क्या, 3 नॉर्मल 2 लीटर, 3 नॉर्मल 2 लीटर, 3 नॉर्मल 2 लीटर। F क्वेश्चन है बेटा, 3 नॉर्मल 2 लीटर H3PO4 वही ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। डायरेक्ट आ गया बेटा, 3 नॉर्मल वॉल्यूम 2 लीटर, इसके बैलेंसी फैक्टर कोई मतलब नहीं, 3 × 6 ग्राम इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई है? आप सभी बच्चे ग्राम इक्विवेलेंट्स का नंबर कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अब आता है अपना लास्ट वन पॉइंट, जो आज का पॉइंट कौन सा बताया था बेटा आपको। फर्स्ट पॉइंट पर देखिए, पहला इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन सीख चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास ये भी सीख लिया, कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये अभी सीखे इन्हीं क्वेश्चंस में। अब आएगा पॉइंट नंबर 4, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। क्या आएगा बेटा? पॉइंट नंबर 4, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। लिखो बेटा इसको, पॉइंट नंबर 4, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो मॉल मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं अब आपको सभी बच्चों को इन्हीं दोनों मेथड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है? तो देखिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अब फॉर ए गिवन रिएक्शन, कोई भी आपको रिएक्शन दी जाएगी, फॉर ए गिवन रिएक्शन दी गई अभिक्रिया के लिए, गिवन रिएक्शन। यहाँ भी बेटा ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट में यहाँ बता रहा हूँ और आपको कंपेयर करा रहा हूँ मॉल कंसेप्ट से। मॉल कंसेप्ट क्या था, यहाँ भी क्या लिखते थे, फॉर ए गिवन रिएक्शन, दोनों में फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन। मॉल कंसेप्ट हो चाहे इक्विवेलेंट कंसेप्ट हो, पहली लाइन ऐसे ही स्टार्ट होती है, फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन, ठीक है? इतने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। तो यहाँ पर ये AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD टाइप की रिएक्शन है। मान लो बैलेंस लेता हूँ तो यही ऐसे ये रिएक्शन है, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। तो ये यहाँ पे भी रिएक्शन है, यहाँ ये बैलेंस होनी चाहिए यहाँ, और या कोई ऐसे भी लिख देगा यहाँ पे A प्लस B गिव्स C प्लस D। तो बैलेंस हो तो चलेगा, नहीं बैलेंस हो तो भी चलेगा। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में ये फायदा है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में यदि आपने बैलेंस भी नहीं किया तो भी आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, लेकिन मॉल कंसेप्ट में आपको क्या है, ये बैलेंस इक्वेशन ही लिखना पड़ेगा, संतुलित समीकरण ही लिखना पड़ेगा। आपने यदि संतुलित नहीं किया समीकरण, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे संतुलन की जरूरत नहीं है, वहां संतुलन की जरूरत होती है। तो अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कंसेप्ट, और यहाँ क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू मॉल कंसेप्ट। दोनों पॉइंट सेम चल रहे हैं, अलग अलग है बेटा? सेम चल रहे हैं। क्या यहाँ कहेंगे तुल्यांक अवधारणा के अनुसार, यहाँ बोलेंगे मॉल अवधारणा के अनुसार। यहाँ होता है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C, B बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D बराबर डॉट डॉट डॉट, सभी के लिए ये है बेटा। इसमें इक्वेशन नंबर ये आ जाता है 1,
इसमें भी यही है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए बराबर रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी बराबर रिलेटिव अमाउंट ऑफ सी बराबर डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आर ए क्या है बेटा, आर ए मीन्स रिलेटिव अमाउंट, सापेक्ष मात्रा, रिलेटिव अमाउंट है ये। और यहाँ जी क्यू क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है। दोनों सेम चल रहे हैं अलग अलग। मोल कंसेप्ट में रिलेटिव अमाउंट आपस में बराबर होती हैं, इक्विवेलेंट कंसेप्ट में ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम चल रहे हैं। ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट, उधर मोल कंसेप्ट। फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन, क्या रिएक्शन संतुलित है, बैलेंस है तो चलेगा, और नॉन बैलेंस है तब भी चलेगा, लेकिन उसमें संतुलित होना जरूरी है। इम्बैलेंस या नॉन बैलेंस नहीं चलेगी। ये मोल कंसेप्ट की खास बात है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कंसेप्ट लिखा जाएगा, यानी कि तुल्यांक अवधारणा के अनुसार। यहाँ लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा के अनुसार। और इक्विवेलेंट कंसेप्ट में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, सारे रिएजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। मोल कंसेप्ट में रिलेटिव अमाउंट्स इक्वल होती हैं। ए के रिलेटिव अमाउंट, बी का रिलेटिव अमाउंट, सी का रिलेटिव अमाउंट आपस में बराबर होती है सारे रिएजेंट्स की। बात क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इसमें क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया आपको। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू W अपॉन ई, और रिलेटिव अमाउंट का फॉर्मूला मैं 6-7 दिन पहले बता चुका। आर ए इक्वल टू, इसका इक्वेशन 1 और इसका इक्वेशन मान लो ए देते हैं, इसको ए। रिलेटिव अमाउंट इक्वल टू मोल W अपॉन या फिर इसके मोल, ए के मोल, N अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मोल्स अपॉन ए, मोल्स अपॉन बी, मोल्स अपॉन सी, मोलों की संख्या अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप समझ गए बेटा? रिलेटिव अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए समीकरण को संतुलित होना जरूरी है, बैलेंस इक्वेशन होना जरूरी है। बैलेंसिंग होगा तो कोएफिशिएंट आ जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बैलेंस नहीं होगा तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा और आप रिलेटिव अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या है बेटा, रिलेटिव अमाउंट पता होना करने के लिए हमें बैलेंस इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसी को, इस वैल्यू को W अपॉन ई को यहाँ रखो, W अपॉन ई को यहाँ रखो, W अपॉन ई को यहाँ रखो, N अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, N अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, N अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यहाँ पर रखते चलो। नया इक्वेशन क्या बन गया बेटा हमारे पास, ये बन गया W अपॉन ई ऑफ ए बराबर W अपॉन ई ऑफ बी बराबर W अपॉन ई ऑफ सी बराबर डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ पर बेटा क्या बोला था, एन ए के मोल अपॉन ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एन बी बी के मोल अपॉन बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एन सी सी के मोल अपॉन सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन नंबर बी बन गया। ठीक है, ए के मोल, बी के मोल, सी के मोल अपॉन उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर W अपॉन ई, W अपॉन ई, W अपॉन ई आपस में बराबर होंगे और मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये मोल W अपॉन ई बराबर होते हैं। मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मोल अपॉन ए, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? अब देखो बेटा, इसमें E की वैल्यू E इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर रख दीजिए। बेटा मैं ये IIT पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इतना डिटेल में ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर आपने क्या किया बेटा, W अपॉन E की जगह मॉलिक्यूलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए बराबर W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ बी बराबर डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 3 आ जाएगा बेटा। ऐसे इसमें आप वो है मोल के फॉर्मूला रखते चलना। क्या आएगा W, यहाँ पर W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन ए बराबर W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी अपॉन बी बराबर डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन नंबर सी। सिमिलरली ये सारे दोनों कंसेप्ट चलते जाते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे ये देखो बेटा, सॉल्यूशन क्वेश्चंस देखते हैं तो अपने आप समझ में आएगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ NaOH that required for complete neutralization of 2 mole, complete neutralization of 2 mole H2SO4, A, B, C, D, 40 ग्राम, 80 ग्राम, 120 ग्राम, 160 ग्राम। अब इसको हम दोनों मेथड से बनाएंगे बेटा, मोल मेथड से भी और इक्विवेलेंट मेथड से। सॉल्यूशन मेथड 1, आज से आपके पास हर एक क्वेश्चन के सॉल्व करने की, मतलब मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 मेथड हो। मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 मान लो आपको मोल मेथड अच्छा लगता है, मोल कंसेप्ट, और दूसरी मेथड मान लो किसी बच्चे को इक्विवेलेंट कंसेप्ट अच्छा लगता है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। कैसे चेक करते हैं, बिल्कुल आसान है। मोल मेथड के लिए सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी, मोल कंसेप्ट मेथड को यूज करना है तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना होगा। इसमें केमिकल इक्वेशन लिखो चलेगा, नहीं लिखो चलेगा, यानी यहाँ इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है बेटा। कितना अच्छा मेथड है ये पता चलने वाला है आपको, प्रैक्टिस कर लेना बस। देखो कैसे, H2SO4 रिएक्ट कर रहे हैं साहब NaOH से, और ये देने जा रहे हैं Na2SO4 प्लस H2O के 2 मोल और 2 मोल। ये बैलेंस हो गया बेटा, बैलेंस हुआ कि नहीं? दोबारा लिख लेते हैं, थोड़ा साइड में चला गया ये बहुत फास्ट। देखिए क्या है, NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2H2O। बैलेंस हो गया बेटा। आप देखो चेक कर लेना, कहीं बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो तो सही कर लेना। जैसे ही बैलेंस कर लिया, अब तो क्वेश्चन का 90% तो सॉल्व हो गया। अब तो 2-5% बचा। कौन कौन का क्वेश्चन है बेटा? NaOH और H2SO4 का। लिखो NaOH के मोल मेथड में क्या होता है? NaOH के मोल अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू H2SO4 के मोल अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना बेटा? आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1। इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1। अब बेटा सॉल्व हो गया ये। अब क्या करें हम, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो NaOH की जगह क्या लिखेंगे बेटा? NaOH की जगह क्या लिखोगे? NaOH की जगह अपॉन 2, NaOH अपॉन 2 की जगह क्या लिखोगे? इसके मोल कैसे कैलकुलेट करें? W अपॉन M। W अपॉन M अपॉन 2 इक्वल टू, इसके 2 मोल दिए हैं बेटा, 2 अपॉन 1। H2SO4 के 2 मोल दे रखे हैं क्वेश्चन में। W कितना आएगा ये पूछा है, W अननोन है, M 40 होता है, और 2 इंटू इस 2 को इधर ले गए तो W अपॉन M की जगह ये बच गया, 2 को उधर ले गए, इस 2 को मल्टीप्लाई में चला गया, 1 से डिवाइड किया, कोई असर नहीं पड़ा। W बराबर 4 इंटू 40, 2 दूने 4 और इसको 40 को इधर ले गए, 160 ग्राम। बेटा मोल मेथड से आंसर 160 ग्राम आया। अब चेक करना दूसरी मेथड से कौन सा आंसर आएगा। मोल मेथड से हमारा आंसर आया है 160 ग्राम, डी।
अब इसमें क्या बोलते हैं बेटा, ए के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बी के ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या बोलते हैं, W/E, NaOH बराबर मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर H2SO4। अब ऐसा क्यों, बच्चों का यही क्वेश्चन सबसे बड़ा यहाँ होता है। यहाँ तो आपने W/E लगाया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में W या वेट पूछा है, ABCD ऑप्शन से पता चल रहा है। ग्राम ग्राम ग्राम, ऑप्शन में क्या दिया है, ग्राम 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 दिया है, इसका मतलब वेट पूछा, मास पूछा है, तो W/E पूछा तो W वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आपको इसमें इसके क्या दिए, मोल दिए हैं, तो मोल वाला फॉर्मूला लगा दो। मैंने अभी अभी बताया था, देखो बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट के दो फार्मूला होते हैं आपके पास, स्टार्टिंग में ही बताए थे, याद हो ना हो आई डोंट नो, मतलब आपको याद कराना मेरा काम है। ग्राम इक्विवेलेंट का पहला एक फार्मूला तो ये रहा N इंटू वैलेंसी फैक्टर, और ग्राम इक्विवेलेंट का एक फार्मूला ये रहा स्टार्टिंग में ही, W/E। एक के लिए तो हमने W/E यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इसका W या ग्राम पूछा है, और एक के लिए हमने मोल यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि इसके इन्फॉर्मेशन जानकारी मोल के रूप में दी गई है। बात क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल है, आप अब समझ गए होंगे इस बात को। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें W/E और ये, अब बताओ W कितना पता करना है, E, NaOH का E कितना होता है बेटा, अणु भार 40 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 1 बराबर मोल्स कितने बेटा इसके 2, और वैलेंसी फैक्टर कितना है H2SO4 का 2। इसको इधर ले जाओ बेटा, W इक्वल टू कितना आ गया, W इक्वल टू 160 ग्राम। कितनी जल्दी सॉल्व हुआ, मोल मेथड से थोड़ा फास्टर मेथड है बेटा, यदि प्रैक्टिस हो जाए इक्विवेलेंट मेथड पर, क्योंकि इसमें दो फायदे हैं। पहला फायदा, केमिकल इक्वेशन लिखनी ही नहीं है, केमिकल रिएक्शन को लिखना ही नहीं है, बैलेंस करना तो बहुत बाद की बात है, जरूरत ही नहीं है, फिर बैलेंस फैक्टर। इसलिए आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाले पिछले 3 लेक्चर्स को बार बार रिवाइज कर लेना, एक बार प्रैक्टिस बनी मतलब बनी। ये देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब find the amount of KMnO4 in acidic medium to oxidize completely, to oxidize 3 mole oxalic acid completely, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड को कंप्लीट जो है ऑक्सीडाइज कर सके, 3 मोल ऑक्सैलिक एसिड को कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर सके, उसके KMnO4 की अमाउंट बताइए बेटा। अब ये है ऑप्शन A, B, C, D। टू 2.5 मोल, 5 मोल, 7.5 मोल और 15 मोल। अब दिक्कत क्या है बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोल कंसेप्ट मेथड से इसको सॉल्व करोगे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी एसिडिक मीडियम में केमिकल रिएक्शन लिख करके उसको बैलेंस करना ही अपने आप में एक टेढ़ा काम है, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग काम है। इससे बढ़िया इक्विवेलेंट मेथड लगाओ। सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। रिएक्शन लिखने का झंझट ही नहीं है, रिएक्शन लिखने का झंझट ही नहीं है पहला तो। अब इसमें क्या है बेटा, मोल दिया है और ऑप्शन में भी मोल पूछा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला क्या था, मोल वाला, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। इस फॉर्मूला को लगा दो, बहुत ही आसान है, मोल ऑफ फलाना इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ फलाना।
मोल्स ऑफ डिकाना इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ डिकाना मतलब ऑक्सैलिक एसिड। बहुत ही आसान। इसके मोल कितने हैं बेटा? ऑक्सैलिक एसिड के 3 मोल दिए हैं, 3 मोल। अब बच्चे पूछेंगे कि इसका ऑक्सैलिक एसिड का रिडॉक्स रिएक्शंस में वैलेंसी फैक्टर कितना होता है। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, ध्यान दें। और उनको पिछले लेक्चर नहीं देखा वो यहां पर ध्यान दें इस बात पर। Cl2 से Cl, X2 से X माइनस, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलेट 2 माइनस, COOH होल ट्वाइस, ऑक्सैलेट आयन H2O2 etc. has valency factor equal to 2, ओजोन O3, क्लोरीन हैलोजन कोई भी हो, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, और ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलेट आयन हो, H2O2 हो या ओजोन हो, इन सब का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। याद रख लेना बेटा, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 2 रख दो। एन मोल्स तो पता करना है कौन के? KMnO4 के। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर कितना बताया था? याद करो, 4 KMnO4 3 तरह के, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, सॉरी न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, बेसिक मीडियम। इन तीनों में मैंने KMnO4 का क्या याद करवा था? वैलेंसी फैक्टर। एसिडिक मीडियम में 5, इसमें 3 और इसमें 1। तो याद रखना बेटा, ये कौन सा मीडियम का क्वेश्चन है? एसिडिक मीडियम का। क्या रखेंगे यहाँ पे? 5, यहाँ 5 रख दो। इसको सॉल्व किया, कितना आ गया? 5 3 जा, सॉरी 3 5 जा, 3 2 जा 6, एक मिनट, 3 2 जा 6 मोर, 6/5, n इक्वल टू 6/5 कितना आ गया? 1.2। कहीं इसमें 1.2 कर लो बेटा, एक ऑप्शन को 1.2 कर लो, 1.2 मोल, और ये आंसर डी कर देना। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व कर लेना है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको क्या करता है? रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही महसूस नहीं होने देता। अब ध्यान देना, अगली बार के लेक्चर में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, IIT मेंस के पहले, फिर एडवांस के, फिर नीट के। 3 लेक्चर को भी अब ध्यान से सुनना है बेटा अगली बार।